8 से 8 नंबर वार्ड से अकील साहब, 9 से मोहम्मद शाहरुख साहब, 22 से जनाब अजीम बिन हैया साहब, वार्ड नंबर 14 से मोहतरमा अर्शिया तबस्सुम, वार्ड नंबर 16 से मोहम्मद इफ्तिखार, वार्ड नंबर 17 से साजिदा तबस्सुम, वार्ड नंबर 20 से विखारुन्निसा बेगम, वार्ड नंबर 21 से मुस्कान बेगम साहिबा, 23 से तहसीन सुल्ताना साहिबा, 27 से नाजिया सुल्ताना रफी कुरैशी, 29 से मोहतरमा नाजिया तरन्नुम, 35 से मोहतरमा तहनीत फिरदौस, 37 से अहमद हुसैन साहब और 38 से मोहतरमा रुबैया नौशीन, 39 से जनाब रफी अहमद कुरैशी, 40 से मोहतरमा फहीम फातिमा और 41 से मोहतरमा रफत फातिमा साहिबा। तो मेरी आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि आप लोग अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। 11 तारीख के दिन और याद रखिए ये इलेक्शन बड़ा अहम हमारे लिए है। इसलिए अहम है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को कामयाबी हासिल हो गई। असेंबली के इंतखाबात में यहां से बीजेपी को कामयाबी हासिल हो गई। एमएलसी का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आपने असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर दो पार्टी को आपने वोट देकर देख लिया। इन तमाम में इतनी ताकत नहीं है कि निर्मल में बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। इसीलिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि निर्मल में अगर कोई पार्टी बीजेपी और संघ परिवार को जमहूरी तरीके से मुकाबला भी कर सकती है और जमहूरी तरीके से उनको जवाब भी दे सकती है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस आने वाले बल्दियात इलेक्शन में आप अपने वोट को जाय होने से बचाइए। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर किसी और सियासी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट जाय होगा और ये दोनों पार्टियां बीजेपी को नहीं रोक सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जमात के परचम तले जमा होकर हमारी सियासी लीडरशिप को निर्मल में मजबूत करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को कि जिन उम्मीदवारों के नाम मैंने आपके सामने अभी पढ़े हैं ये मजलिस के उम्मीदवार हैं, मगर उम्मीदवार तो असल आप हैं। अगर आप मजलिस के हक में वोट देंगे तो ये कामयाबी आपकी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इनफरादियत कभी नहीं चली ना कभी चलेगी। हमेशा इज्तिमाइयत पर काम हुआ और इज्तिमाइयत पर ही काम होगा। आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इस बात को याद रखिए कि अगर कोई अपने घर से नहीं निकलेगा और उसके पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ काहली है, तो फिर आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि अगर आपको एक मौका मिल रहा है कि आप बीजेपी को निर्मल में हरा सकें, बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोक सकें, आप बीजेपी के उस फिरका परस्त एजेंडे को उसको नाकाम करना है, अगर आप निर्मल में बुलडोजर नहीं देखना चाहते, अगर आप निर्मल में मॉब लिंचिंग जैसा मज़ाहिरे बीजेपी जहां जहां इख्तिदार पर है वहां पर देखने को मिलता है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे कुरैश बरादरी का स्लॉटर हाउस वायसार कॉलोनी में ही जो 1 एकड़ जमीन पर अगर बन जाए तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे कुरैश बरादरी के लोग जिनका कारोबार ही खुद एक ही है,
अगर हम उनको उससे महरूम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिल फरेब बातें की जाती हैं कि फला मुकाम पर आपको जमीन दी जाएगी, जहां पर जमीन बताई गई है वहां पर मुकामी गांव के लोग उस पर एतराज कर रहे हैं। तो याद रखिए, जिसके पास ताकत होगी, नारों से ताकत नहीं आती। हाँ, यकीनन नारों से हौसले बुलंद होते हैं, मगर वो ताकत आपको हासिल करना है। उस ताकत के जरिए आप अपने मसाइल को हल कर सकेंगे, और वो ताकत ये है कि आपके वोट से, आपके कीमती वोट से, आपकी इत्तेहाद की ताकत पर आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब और कामरान करिए। अराकीन बल्दिया अपने मुंतखब करिए अपने वोट देकर। पहले आपने देख लिया असेंबली और पार्लियामेंट में जो लोग सेकुलरिज्म के दावे करते हैं वो बीजेपी को नहीं रोक सके। उस इंतखाबात में मजलिस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ली थी। आज मजलिस आपके दरमियान में है, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ईदगाह के नाम पर मुस्लिम अक़लियत को धोखा दे दिया गया, कभी यहां दिए कभी वहां दिए, मगर आप देखते हैं कि जमीन फारस की है बोलते हैं, ईदगाह नहीं बनता मगर वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर बन जाता। आखिर क्या नाइंसाफी है ये? क्यों इस तरह की नाइंसाफी की जाती है? अगर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉरेस्ट लैंड पर बन सकता तो क्या ईदगाह नहीं बन सकती? और साल में 2 मरतबा तो जाकर नमाज पढ़ते वहां पर, और क्या होता है? मगर नहीं, सिर्फ नफरत के और फिरका परस्ती के मजाहरे करना है। नई ईदगाह के लिए हमारे अजीम बिन यहया, रफी कुरैशी सब आए थे। मेरे पास उस लेटर की कॉपी है जो मैंने इंचार्ज मिनिस्टर को यहां पर लिख कर दिया कि 20 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की नई ईदगाह के लिए यहां पर मिलनी चाहिए। और उसके ऊपर मुझे बताया गया, जूपली कृष्णा राव साहब से हमने जाकर मुलाकात की। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत के पीछे पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस ईदगाह के मसले को यहां से हल कराएंगे और जमीन दिलवाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और मसले के ऊपर नुमाइंदगी की गई थी। स्लॉटर हाउस का मैंने आपसे जिक्र कर दिया। यहां पर टेमरिस के लड़कियों के स्कूल के लिए हमने नुमाइंदगी की है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मैं खुद जाकर टेमरिस के चेयरमैन से, हमने उनको बोला भी है, तो इंशाअल्लाह जो टेमरिस के चेयरमैन है जनाब फहीम कुरैशी साहब से हमारे लोग मुलाकात किए। इंशाअल्लाह ताला फिर से मिलकर यहां पर निर्मल टाउन में हमारी बच्चियों की तालीम मुतासिर ना हो, ताकि टेमरिस के एक स्कूल का, लड़कियों के स्कूल का भी क़याम अमल में लाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जाके इशा की नमाज पढ़ना। हाँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके ईदगाह के ताल्लुक से जिक्र कर रहा था तो कोई साहब यहाँ से ये बोले कि वफ़ की ज़मीनात भी हैं, तो ये यकीनन वफ़ की ज़मीन पर भी अगर उलमाए कराम राज़ी होते हैं, और क्योंकि शहर कोई अभी अब मुझे बताया गया कि शहर के बाहर ईदगाह को बनाना है, तो बहरहाल जो भी है इंशाअल्लाह ताला इस पर हम और आप मिलकर मेहनत अगर करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसका हल निकलता है। और वार्ड नंबर 42 से उम्मीदवार बासित साहब हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, मुझे भी याद दिलाया गया। तो ये अहम मसाइल हैं और आज मैं 2-3 वार्ड में दौरा किया। मुझे समझ में नहीं आता कि डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं करवाए जाते। यहाँ पर एक अजीब व गरीब माहौल, ना रोड बराबर, ना मोहरियों का कोई इंतज़ाम। यानी ये अगर इस तरह से अगर कोई भी चाहे बल्दिया में कोई एमएलए चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर वो इस तरीके से तासुबियत के मुजाहरे करेंगे तो फिर ये तो बहुत ख़राब है। मेरी आप तमाम से एक दरख्वास्त है कि इस इलेक्शन में आप लोग मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और जो चेयरमैन के दावेदार हैं माशाल्लाह वो तो रंगीन आदमी हैं, जहां मौसम दिखा उन कपड़ा बदल लेते अपना। माने बहुत फ्लेक्सिबल है उन्होंने, मैं बहुत सख्त हूं, यानी हमारे को दबाए तो भी नहीं दबते, हम ना झुकाए तो झुकते, गर्दन कटाने तैयार है मगर झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मामला माशाल्लाह ऐसा है कि जिधर बोलो ना कुछ जा रहे, उनवा उधर उनवा इधर, फ्लेक्सिबल है एकदम, बहुत फ्लेक्सिबल है। ज्यादा शायद एक्सरसाइज करते होंगे, स्ट्रेचिंग वेचिंग, मगर इतनी स्ट्रेचिंग करे कि पूरे मसाइल को नजरअंदाज करके रख दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि अगर आपके अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे तो हम ये तमाम तकालीफ को दूर कर पाएंगे। और मैं आपसे एक वादा करके जा रहा हूं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस इलेक्शन में पहले से ज्यादा मजबूत करिए। मैं हर 2 महीने में एक मरतबा यहां पर जनाब माजिद हुसैन एमएलए को भिजाऊंगा, जो यहां पर आकर बैठेंगे और आपके तकालीफ और आपके मसाइल से आपसे वक्फियत हासिल करेंगे, और उस पर बहैसियत रुकन असम्बली और बहैसियत एक जमात के सिपाही के वो उस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे। क्योंकि ना एमएलए, ये तमाम सेकुलर पार्टी जो बोलते उनका नहीं है, एमपी तो है ही नहीं, तो अब बचा हमारे पास एक बेहतरीन रास्ता यह है कि हम 11 तारीख के दिन इन सब को छोड़कर मुत्तहदा अपने एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर मोहर लगाकर आप अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करिए। और याद रखिए, ये इलेक्शन बल्दिया का इलेक्शन जरूर है, मगर इस इलेक्शन से हम जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप को मजबूत बना सकते हैं। और जो कोई भी सियासी पार्टी हो वो पसंद नहीं करती कि मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बन जाए। हम अक़लियत जरूर हैं, मगर भारत का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को बनाए। कांग्रेस हो, बीआरएस हो या बीजेपी हो, इन तमाम ने अपनी अपनी पार्टी में उनकी लीडरशिप को, उन जिम्मेदारों को मजबूत किया है। और हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ वोटर बन के रह गए। मैं निर्मल में खड़े होकर इस बात को फिर से कह रहा हूं कि आप वोटर नहीं बनेंगे,
आप सिटीजन विथ राइट्स बनेंगे, आप शहरी बनेंगे जिसको हुकूक मिलने चाहिए। अगर हमसे वोटर बन के बैठ जाएंगे तो वोट डाल के घर में बैठ जाइए, उसके बाद नाइंसाफी का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा और फिर वही जुल्म, वही ज्यादती, वही तासुबियत के मजारे किए जाएंगे। इस मुल्क में सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिम अक़लियत को यही है कि उनको दिमाग में एक बात डाल दी गई कि तुम वोट डालना, तुम वोट नहीं डाले तो उन्हों जीत जाते, तुम वोट नहीं डाले तो उन्हों आ जाते। मगर सवाल यह पैदा हो रहा है कि इस मुल्क में 17-18 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और कभी भी हमारी पार्लियामेंट में मुस्लिम अक़लियत की आबादी के तनासुब से एमपी जीत के नहीं आए। आज भी सिर्फ 4% मुस्लिम एमपी जीत कर आते हैं। तो कौन सी सेकुलरिज्म की कामयाबी की बात हो रही है? कौन सी नुमाइंदगी की बात हो रही है? और जब ये आइन बन चुका था, अगर आप कानून साज असेंबली के डिबेट्स को पढ़ेंगे तो हर बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि शिराकतदारी की जमहूरियत होगी भारत में, जिसको अंग्रेजी में कहते पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मगर कहां गया? हम खाली वोट डालने में पार्टिसिपेट करते, उसके बाद हम लोग घर में बैठ जाते, लोग हमको भूल जाते। अब इलेक्शन आया तो फिर सब सामने आ जाते। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट से अपनी लीडरशिप को बनाइए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। मैं मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए वो उन कामों को करवाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, वोट को इस्तेमाल करिए, वोट को जाय होने से बचाइए। और मैं बीजेपी आरएसएस से कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हर वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, यूजीसी का रेगुलेशन निकाला गया जिसमें यह लिखा गया कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो दलित, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, अक़लियतें और बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे, अगर उनसे कोई ज्यादती होगी तो फिर उनको इंसाफ मिलेगा। ये हुकूमत, मोदी की हुकूमत ने रेगुलेशन जारी किए और जैसे रेगुलेशन निकले पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा हो गया या खड़ा कर दिया गया कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ अपर कास्ट को कैसे छोड़ दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हम बराबरी की जब बात करते हैं, मैंने कल आदिलाबाद में ही कहा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, भारत के आईन में बीजेपी आरएसएस जानती है इक्वालिटी, मसावात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है आईन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। अगर मैं यहां पर एक ऊंचे मुकाम पर डाइस पे खड़ा हुआ हूं, आप वहां नीचे हैं, जब तक आप इस मुकाम पे नहीं आते उसको इक्वालिटी नहीं बोलते, मसावात नहीं बोलते। उस मसावात को हासिल करने के लिए, और अगर मसावात को हासिल करना है तो कोई टांग खींचता पसंद नहीं करता कि आप आगे उठ जाएं, आपकी तरक्की हो। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हुकूमत मोदी की है, आप वहां पर स्टे लगाने, आपका काम था कि आप हुकूमत आप कर रहे, आपने रेगुलेशन जारी किए, आप उसको बचाना चाहिए था, मगर स्टे लग गया। अब स्टे लग गया तो क्या होगा? आप सुनवाई को कब होगी? मार्च में होगी, माने मसला टल गया। धोखा दे दिए बीजेपी वाले बैकवर्ड क्लास के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, ये कहकर के मोदी बहुत बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता है।
अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो अपने दलित भाइयों को कह रहा हूं, कल SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहेंगे हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये सोच अगर आगे बढ़ेगी, मैं पूछना चाह रहा हूं बीजेपी के उन तमाम नेताओं से, बताओ UGC के रेगुलेशन पर स्टे पर तुम्हारी क्या राय है? जितने अपर कास्ट के बीजेपी के लीडर हैं, सब खामोशी से बोल रहे थे गलत हो रहा है, और जितने बीजेपी के बैकवर्ड क्लास के नेता थे अपनी जबानों पर ताला लगा लिए। बोलो, इस चुनाव में आकर बोलो, इस इलेक्शन में आकर जिक्र करो। नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम ये कर देंगे, हम दाढ़ी वाले को ये बोल देंगे, हम दलितों को ऐसा कर देंगे। अरे जिस चीज की जरूरत थी तुमने उसी कानून को तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रोक सके। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी चाल है, धोखा देना इनका मकसद है। एक तरफ अपर कास्ट को बोल दो, दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लास को बोलो, बाद में हम क्या करना, सुप्रीम कोर्ट कर दी। अरे सुप्रीम कोर्ट में तुम सरकार हो, तुम जाके बोल सकते थे ना, तुम रुका सकते थे उसको, तुम बता सकते थे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई, तुम बता सकते थे कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम डॉक्टर बच्ची आदिवासी, उसकी मौत कैसे हुई, तुम बता सकते। आज भी दिल्ली के एम्स में चले जाओ आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हॉस्टल है डॉक्टरों का, दलितों का हॉस्टल अलग क्यों है? बताओ फिर, यह नाइंसाफी नहीं है? तो यह समझने की जरूरत है। मैं हमारे हिंदू भाइयों बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो आप इस बात को। मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, करते रहो मुझसे नफरत, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। दुनिया में सिर्फ मैं एक ही दुआ करता हूं, मेरी बीवी मेरे से नाराज नहीं होना, और पूरी दुनिया में आखिरत में अल्लाह मुझसे नाराज नहीं होना। तो हमको इससे मतलब नहीं, आप नाराज रहो, कोई बात नहीं, मैं आपको मनाने भी नहीं आऊंगा, मैं आता ही नहीं। नाराज है तो आपकी मर्जी, आपका फ्रीडम है। मगर अगर ये सच्चाई को बोलने से आपकी नाराजगी बढ़ती है तो खुदा की कसम, तुम जब तक जिंदा रहेंगे तुमको नाराज करते रहूंगा, और सच्चाई को बोलना ये हमारा काम है। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी वाले बोलते हैं राष्ट्रवाद, इस देश से बड़ा हमको नेशनलिज्म मोहब्बत है। जर्नल है आर्मी का, लद्दाख की जमीन है, पहाड़ों पर हमारी बहादुर फौज बैठी हुई है, और आर्मी का चीफ बोल रहा है वजीर आजम को इन्फॉर्म, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर को इत्तला दी गई, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर सबको बोला गया चीन की फौज आ रही है, चीन की फौज आ रही है, आर्मी है, वो टैंक आ रहा है। वो बेचारे बोलते गए, कई फोन कर दिए, आखिर में उनको मैसेज मिला, सरकार मोदी की 56 इंच की ये बोलती है कि जो उचित है वो करो, यानी जो उचित है वो करो। ये क्या है भाई? तुम बोलना था फोन उठा के फोड़ दे उसकी, भगा मार के उसकी, नहीं, जो उचित है वो करो। और आपको याद होगा पिछले कई साल से उन चंद लोगों में मैं भी हूं जो बार बार कह रहा था कि चीन भारत की जमीन पर आकर बैठा हुआ है। आप जनरल को बोल रहे जो उचित है करो। अच्छा, मिलिट्री का शायद एक कानून है कि जहां का कमांडर रहता उस एरिया का ही कमांडर अपने ऊपर वाले से सुन के काम करना पड़ता। नरेंद्र मोदी बोल रहे 56 इंच का सीना, आरएसएस बोलती नेशनलिज्म, देशभक्ति। अरे कौन सी देशभक्ति है बताओ हमको ये, कि आप बोल नहीं सके अपनी जबान से कि मारो, मार के उनके भगाओ उनको वहां से। नहीं, जो उचित है वो करो। याद रखो, भारत के लिए जो उचित होगा वो करना पड़ेगा।
चीन से ना डर के, ना पाकिस्तान की मक्कारी से हम देश को अगर चलाना है तो मक्कारी को भी खत्म करना पड़ेगा पड़ोसी की। और ये चीन बार बार जो हमको आंखें दिखाता है, इसका भी हमको अगर मुकाबला करना है तो पहले हुक्मरान बहादुर होना पड़ेगा। क्या फायदा, दिसंबर में एक बड़ी इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उसके नुमाइंदे को बीजेपी की सरकार, हमारी सरकार, मुल्क की सरकार लेकर गई लद्दाख को। वो लिखता क्या है कि चीन उस मुकाम पर भारत से 4 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर दिया, 4 गुना। आप बताइए फिर हम क्या कर रहे हैं? जनरल लिख रहा है, उसकी किताब आप छापने नहीं दे रहे। जनरल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसको जवाब मिला डिफेंस मिनिस्टर से, जो उचित है वो करो। आप बताइए, अगर कोई फौज आ रही है चीन की तो आप ये बोलते हैं, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं ना, वो मैगजीन भी झूठ बोल रहा, आप क्या एक्शन ले रहे बताओ? कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। लोकसभा में वजीर आजम अपनी तकरीर में नहीं करे। अब कैसा होगा? और आप जानते गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए थे बहादुर। सूर्यापेट का एक लेफ्टिनेंट कर्नल तेलंगाना का था, वो अपनी जान दे दिया। इसलिए वो जान दिए कि जो उचित है वो करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर फॉरेन पॉलिसी क्या है? ट्रम्प बोल दिया तुम रशिया से नहीं लेना, मेरे पास से लो या वेनेजुएला से लो। ओके सर, थैंक यू। उन्हें कौन भाई, उन्हें? अरे गोरी चमड़ी का वाला हमारा कौन? मैं तेल किससे खरीदूंगा उससे पूछूंगा। भारत एक आजाद मुल्क है। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को इसलिए आजाद नहीं करवाया था कि हजारों किलोमीटर मील दूर बैठकर एक गोरी चमड़ी वाला हमको बोले कि तेल किससे खरीद रहा। आप बताओ मेरे भाई, हम तेल रशिया से नहीं ले सकते। हम ईरान में चाबार पोर्ट बना रहे थे, पोर्ट, ताकि अफगानिस्तान में जा सके, वहां से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में जा सके। ट्रम्प बोला नहीं बनाना तुम चाबार पोर्ट। ट्रम्प बोल सकता है चाइना को ग्वादर पोर्ट मत बनाओ, जो चाइना बना रहा है। और हमारी कश्मीर की जमीन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर पोर्ट बना रहा है बलूचिस्तान में। वो पोर्ट बनेगा तो किसको नुकसान होगा आगे जाके? भारत को, खुदा ना खास्ता। ट्रम्प बोला नो चाबार पोर्ट। ओके सर। अरे ये क्या हो गया? अब ट्रम्प बोल रहा है कि वहां से जो सामान भारत में आएगा, 0 टैक्स, 0 ड्यूटी। यहां से जो जाएगा उस पर 18% लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ट्रम्प बोल रहे हैं। एक अज़ान के लिए रुक गए हम, तो मैं तकरीर जारी रखता हूं, भैंसा जाना है। ट्रम्प बोल रहा है कि $500 बिलियन का ट्रेड मोदी करेंगे। कहां है पैसा? पूरा ट्रेड जो होता है 250 बिलियन का, बोल रहे ट्रम्प बोल दिया। ऐसा दिख रहा कि वजीर आजम वो एक एयर इंडिया का एक महाराज का ऐड होता था, यूं झुक के खड़ा रहता था उन्हें। आप झुक गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी सिर्फ ड्रामेबाजी करती है राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। और फिर आप देखो आसाम में क्या हो रहा है। आसाम में बीजेपी की सरकार, आसाम में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बोलता है कि वहां पर 150 साल पहले अंग्रेजों ने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को आसाम में लाए थे, उनको मियां बोलते हैं। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए हुआ तो 4 रुपये दो। मियां तरकारी बेचता है, इसलिए तरकारी की कीमत बढ़ गई। मियां को अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में वोट डालो। ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आसाम में कह रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम अहम चीजों पर आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता था, ताकि आप
इन हालात से वक्फियत हासिल करें। जहां बीजेपी का इख्तिदार है, त्रिपुरा में, वहां पर फसाद हुआ, कई घरों को जला दिया गया, मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, एक ईसाई पादरी को झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि लोगों की मजहब तब्दीली कर रहा है। उसकी फोटो है इंटरनेट पर, मुंह में गोबर, गले में चप्पलों का हार और उसके सर पर सिंदूर लगा दिया गया और पूरे गांव को फिराया गया। मोहम्मद मकानदार एक बेचारा बंगाली बोलने वाला है, मॉब लिंचिंग में उसको मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश की बात अगर करना है तो देश में अमन जरूरी है, देश में फिरका परस्ती का खात्मा होना जरूरी है। ये तमाम नाम-निहाद सेकुलर पार्टियां तो नाकाम साबित हो गई। मैं बिहार जाकर इलेक्शन लड़ा तो सब बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इनका काम हो गया। इनके 4 हम ले लिए, अब गठबंधन को वोट पड़ेगा। हमने खत लिखा, आओ अलायंस कर लो, बोले नहीं करेंगे। हम बोले कोई बात नहीं। हमने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, 5 हमारे एमएलए दोबारा कामयाब हो गए। तो सबके पेट में दर्द हो गया, अरे इन्हों कैसा जीते, इन्हों कैसा जीते। मैं जीता, आप हार गए। कांग्रेस 60 सीट पे लड़ी, 6 एमएलए जीते, मैं 26 पे लड़ा। अलायंस में 5 मेरे कामयाब हुए। तो तेजस्वी और कांग्रेस बोले नहीं नहीं, असद साहब जो है बीजेपी का फायदा पहुंचा दिए। अरे मैं तो तुमको बोला हाथ मिला लो, मैं 5 सीट ही पूछा था, तुमसे 6 पूछा था, तुम नहीं दिए। फिर बोले नहीं नहीं, इन्हों अपनी तकारीर में मजहब का जिक्र करते। अरे बाबू, मेरी शनाख्त भारत के इंडियन मुस्लिम की है। अगर मैं अपना जिक्र ना करूं तो किसका जिक्र करूं? तुम्हारे पप्पा का करूं। अगर मैं अपनी तकलीफ का इजहार ना करूं तो क्या किसके तकलीफ का इजहार करूं? अगर मैं इंसाफ की बात करूं तो तुम्हारी नजर में गलत, अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूं तो गलत, अगर मैं शिराकतदारी की बात करूं तो गलत, मैं विकास की बात करूं, तरक्की की बात करूं, ईदगाह की बात करूं, स्लॉटर हाउस की बात करूं, स्कूल की बात करूं तो सब गलत। तो क्या सही है? तुम गुलामी करो, सिर्फ वोट डाल के घर में बैठ जाओ। खुदा की कसम, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मैं किसी अदना सियासी लीडर का या पार्टी का गुलाम कभी नहीं बन सकता, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र का बल्दिया इलेक्शन लड़ने गए, मेरे को कुछ नहीं होता। अरे मैं बोला क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, देखो औरंगाबाद में लोग नाराज है, वो आएंगे, हार गए। अब निर्मल में तुम 11 को वोट डाल के मेरे को वीडियो बना के बोलना, क्या बोलेंगे? 11 को पतंग के निशान पे मोहर दबा के वीडियो बना के बोला, असद साहब कैसा? हाँ, वो बोलना, अभी से बोल रहे। अच्छा है, मगर ये जज्बे को रखो 11 तक। रहते या ठै वहां था? रहते ना, पूरा टाइट रहने वाले हैं ना? हाँ, ये तो नु क्या समझ रहे? नहीं नहीं, नु आते जज्बाती तकरीर करते, नारे लगाते, फिर उसके बाद से हम इनको वो कर लेंगे। मगर आपको बोलना है, आप ऐसा होने वाला नहीं है, पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर मुंबई में जीत गए। कई टीवी के बड़े बड़े लोग मेरे को बोले हम सर पकड़ के बैठ गए, कैसा जीते? हम बोले कैसा हारे? हम जीते, अल्लाह हमको जिताने वाला इंशाअल्लाह ताला। हम जीते नहीं। इम्तियाज जलील के खिलाफ, अरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अगर कोई मुस्लिम नेता है तो उसका नाम सैयद इम्तियाज जलील है। तुम उसको पार्लियामेंट का इलेक्शन सब मिलकर हराए, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे, शिंदे, बीजेपी, कोई जीतने दो, इम्तियाज नहीं जीतना। इम्तियाज को हराए।
असेंबली का इलेक्शन आया, फिर पूरे एक हो गए। 1000 वोट से इम्तियाज जलील हार गए। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील किया कि 2 इलेक्शन में आपको इन जालिमों ने, मुनाफिकों ने धोखा दिया, इसका जमहूरी तरीके से आपको बदला देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उन तमाम महाराष्ट्र के लोगों को जिन्होंने मजलिस के हक में वोट दिया। और औरंगाबाद में हमारे 33 कारपोरेटर जीत कर आए। कितने? 33। आप निर्मल में कितने जीत के आएंगे इंशाअल्लाह? कितने? 10 पार? अब की बार 10 पार? 10 से ज्यादा जाएंगे? जरा जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो, जरा पूरे उठाओ। डरो, डरने कहीं को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो 11 तारीख के दिन आपको पतंग के निशान पर मोहर लगाएंगे, आपके बटन नहीं है। तो ऐसा लिफाफा रहेगा, उसको खोलना, देखना, जहां पतंग दिखा ले दो। कैसा देखना? देख के ये ईदगाह के नाम पे ले, ये स्लाटर हाउस के नाम पे ले, ये गली में रोड ने बनाए ले, ये ऐसा करा ले। हाँ, वह बोल, सब लो, जो बोलते बोलो, जो करते करो, मगर जहां पतंग दिखी ठपाटप 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 ठपाटप। 11 तारीख को खाली पतंग पतंग पतंग, बाकी सब। बहुत बहुत शुक्रिया।